अगर 4 है तो 400 करोड़ की वृद्धि हो गई। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीमेंट हुआ है, निवेश में जितनी वृद्धि हुई है, आय में उससे कहीं ज़्यादा अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, और इसी को ही आप गुणक कहते हैं, इसी को ही आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या निवेश गुणक कहते हैं। क्यों? क्योंकि आय में वृद्धि निवेश में हुई वृद्धि के एक निश्चित गुणक के बराबर होती है, एक निश्चित गुना के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले ये बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, स्कूल कॉलेजेस खोए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, निवेश किया। तो क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, या अगर हायर एजुकेशन की बात हुई, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ उतना ही नेशनल इनकम बढ़ेगा जितना खर्च हुआ है? नहीं, हो सकता है कि जो एजुकेट हो रहे हैं वो कुछ नया इनोवेशन कर दें। ठीक है, जिसके वजह से जो रिसोर्सेज है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, इन सारे और भी इस तरह के कई सारे रीज़न्स होते हैं जिनके वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने कई गुना अधिक इनकम को, नेशनल इनकम को बढ़ाती है। ठीक है, इस वजह से ये हमको मल्टीप्लायर पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अब। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम निवेश के सिद्धांत की बात करें तो इसको F.A. कान ने डेवलप किया था सबसे पहले। F.A. कान, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था, सबसे पहले गुणक का सिद्धांत दिया था। लेकिन इनका जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? रोजगार के सिद्धांत पर। ठीक है, रोजगार यानी कि निवेश बढ़ाने से रोजगार में किस प्रकार से वृद्धि होती है। ठीक है, रोजगार तथा निवेश में संबंध को इन्होंने बताया था, कान ने। सबसे पहले इन्होंने खोजा था गुणक के सिद्धांत को अर्थव्यवस्था में 1930 में। ठीक है, 1930 में इन्होंने ये सिद्धांत बताया कि अर्थव्यवस्था में गुणक पाया जाता है। ठीक है, अगर आपने निवेश बढ़ाया है तो रोज़गार जो है वो उस निवेश में लगाई गई मात्रा के कई गुना वृद्धि करेगा। लेकिन हम लोग जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे वो कान का नहीं है, वो है किसका? कीन्स का। ठीक है, कीन्स का मल्टीप्लायर थ्योरी हम लोग पढ़ना है हम लोग को। और इन्होंने, पहले लिख देते हैं, जॉन मेनॉर्ड कीन्स। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को और एलाबरेट किया, और इनकी जो पुस्तक थी 1936 में आई थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह करके, तो इसमें इन्होंने जो रोज़गार है इसके बदले किसको रखा? आय तथा निवेश।
में संबंध, ठीक है। आय से हम मतलब हमारा राष्ट्रीय आय से है, ठीक है। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट तथा राष्ट्रीय आय में संबंध को बताया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से निवेश में एक निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप आय में जो वृद्धि होती है वो उस निवेश में हुई वृद्धि के कई गुना अधिक होती है, ठीक है। तो इसे ही हम गुणक कहते हैं। गुणक नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि जो आय में होने वाली वृद्धि है वो कई गुना अधिक होती है, इसी वजह से सिंपली इसको गुणक कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये अगर हम कहते हैं कि परिवर्तन किस में हो रहा है? निवेश में। निवेश में परिवर्तन क्यों? परिवर्तन क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि निवेश में वृद्धि, अब वृद्धि हो रही है का क्या मतलब है कि निवेश में वृद्धि हो रही, परिवर्तन हो रहा है। तो निवेश में जो परिवर्तन है उसे आप कैसे सिंबलाइज करते हैं? डेल्टा आई, ठीक है। आई क्या है आपका? यहाँ पर निवेश है। निवेश में परिवर्तन होने के फलस्वरूप किस में परिवर्तन होगा? राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होगा, है ना। निवेश में वृद्धि होने के वजह से राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी उसे ही हम गुणक कहते हैं। जितनी गुना अधिक वृद्धि होगी उसे ही हम गुणक कहते हैं, यानी कि डेल्टा वाई, ठीक है। इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो दो चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। तो जो मल्टीप्लायर है, अब गुणक किसको कहेंगे? गुणक जो है इन्हीं दोनों के अनुपात को कहेंगे, अर्थात डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई जो है वो आपका गुणक है, यानी कि चेंज इन नेशनल इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसे आपने के कहा, स्मॉल के, ठीक है। ये जो गुणक है इसे आपने के कहा, ठीक। तो ये के जो है ये मल्टीप्लायर को शो कर रहा है। के की जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी, उसका मान होगा कि निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप आय में कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो अब जो अगर हमको डेरिवेशन करना हुआ यहाँ पर मल्टीप्लायर का, कि किस तरह से जो इनकम का फॉर्मूला होता है उसके ज़रिए हम किस तरह से निवेश गुणक के फॉर्मूले को, या ये जो हमारा संबंध यहाँ पर आ रहा है निकल कर, इसे हमें प्राप्त करना है आपके नेशनल इनकम के फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोगों ने सीधा सीधा इसको डेरिवेट कर लिया या सीधा सीधा रिलेशनशिप बता दिया निवेश और आय के बीच में, लेकिन जो इकोनॉमी है वो तो इंट्रिकेटली जुड़ी हुई है, ठीक है। और वहाँ पर नेशनल इनकम जो है आपने देखा था। अच्छा, इसके पहले आप लोग हेडिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा, डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर ठीक है। इसमें हम जानते हैं कि जो नेशनल इनकम का फॉर्मूला है वो क्या है? y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। ये हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला है सिंपल क्लोज्ड इकोनॉमी में, ठीक। ये हम देखते हैं। अब जो है इसी से हमको नेशनल इनकम के इस फॉर्मूले के थ्रू ही हमें ये जो रिलेशनशिप है इसको डेरिवेट करना है। डेरिवेट हम करें इस गुणक के समीकरण को, इससे पहले हमें कुछ अजम्पशंस देख लेने चाहिए कि क्या क्या अजम्पशन लेने पड़ते हैं या लेना पड़ता है, जिस मतलब
अजम्पशन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है कि ये जो मॉडल है मल्टीप्लायर का जो कीन्स ने दिया है, उसको बनाते टाइम उन्होंने किन किन अजम्पशंस को लिया है ताकि उनका जो मॉडल है वो सिंप्लीफाई रहे, स्टेबल रहे और उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। मान्यताएं करके हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा। इसमें क्या है? पहला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है वो स्थिर रहती है। हिंदी में लिख लीजिएगा, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहती है, ठीक है। यानी कि हमने अभी यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, सी है ना, सी का आप फॉर्मूला जानते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसमें जो बी है इट इज़ एमपीसी या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो वहीं यहाँ पर ये जो अजम्पशन है इसमें ये कह रहा है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एमपीसी जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगी? स्थिर होगी। क्यों? क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, ठीक है। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन इस प्रोसेस में एमपीसी जो है स्टेबल रहेगी, ये बदलेगी नहीं। लेकिन जबकि जो सच्चाई है उसमें क्या आपको पता है कि जो फिगर होता है एक तो लिनियर वाला होता है और एक जो है थोड़ा सा कर्व लिए होता है, ठीक है। नॉन लिनियर वाला फिगर भी होता है आपका कंजम्पशन का। तो इस पे जो है एमपीसी जो है वो एक समान नहीं रहती है, ठीक है। एमपीसी चेंज होती रहती है। लेकिन कीन्स ने यहाँ पर लिनियर वाला कंजम्पशन फंक्शन माना है और माना है कि एमपीसी जो है वो चेंज नहीं होगी, एक समान रहेगी, ठीक है। दूसरा अजम्पशन जो है, देयर विल बी नो टाइम लैग बिटवीन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टेंट इंक्रीमेंट इन इनकम। हिंदी में लिख लीजिए, निवेश में वृद्धि तथा परिणाम स्वरूप निवेश में वृद्धि तथा परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि में कोई भी या कोई समय पश्चता नहीं रहेगी, समय पश्चता नहीं होगी, ठीक है। पहला क्या था आपका? एमपीसी कांस्टेंट था। तीसरा क्या होगा? एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। अच्छा, सेकेंड वाला शायद एक्सप्लेन नहीं किए थे। निवेश में वृद्धि तथा परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि में कोई समय पश्चता नहीं होगी, ठीक है।
रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि मान लीजिए आज इनकम या निवेश होता है या निवेश में वृद्धि हो रही है, तो इनकम ऐसा थोड़ी है कि आज ही बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि अभी हमने उदाहरण लिया था आपका स्कूल वाला, कि सरकार जो है स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, या एजुकेशन में हम कहें, स्कूल एक उसका हिस्सा है, प्राइमरी एजुकेशन, हम कहें कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि इनकम आज ही के डेट में बढ़ जाएगा। नेशनल इनकम हो सकता है कि आज से 5 साल बाद बढ़े, अगर जैसे मान लीजिए स्किल और ट्रेनिंग वगैरह पे खर्च कर रही है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रही, हो सकता है कि आज से 10 साल 15 साल बाद उसका परिणाम आए। ठीक है, तो वास्तविकता में जो निवेश है और उसके फलस्वरूप जो आय में वृद्धि हो रही है, उसमें समय पश्चता जो है ये पाई जाती है। ठीक है, समय पश्चता होती है। हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका परिणाम नेशनल इनकम के इंक्रीमेंट के रूप में हमें आज ही नहीं मिल जाएगा, वो कुछ सालों या कई सालों बाद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फॉर दी सिंप्लिसिटी ऑफ दी मॉडल, ठीक है, हम इसको बहुत ज़्यादा जटिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम टाइम लैग को हटा देते हैं। ठीक है, टाइम लैग इसको कहेंगे, ये हम हटा देते हैं क्योंकि हम अपने मॉडल को सिंपल रखना चाहते हैं। फिर क्या है दूसरा वाला, नेक्स्ट जो अजम्पशन है, उपभोग वस्तु उद्योग में अतिरिक्त उत्पादकता विद्यमान होगी। ठीक है, अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है, हमने कहा कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो है उत्पादकता या जो इंसेंटिव है आपके प्रोड्यूसर्स को, वो मिलनी चाहिए, वो उस जिससे कि वो उत्पादन करे। ठीक है, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो इकोनॉमी है उसमें ये जो रिसोर्सेज हो वो विद्यमान हो। ठीक है, रिसोर्सेज हो, विद्यमान हो, जिसके वजह से ये जो कंज्यूमर गुड्स है इनको वो इनका उत्पादन वो कर सके। ठीक है, बाद में जाके हमको देखने को मिलता है कि जो कीन्स का एनालिसिस है वो एडवांस्ड कंट्रीज़ के लिए है, जहाँ पर हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा एक्सेस कैपेसिटी, जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त उत्पादकता, वो विद्यमान होती है। जैसे कि हमारी जैसी जो कंट्री है, डेवलपिंग नेशंस है, वहाँ पर क्या होता है, सप्लाई साइड प्रॉब्लम होती है, सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो रिसोर्सेज है ना, यहाँ ये जो रिसोर्सेज है यहाँ पर, यहाँ हमारे जैसी कंट्रीज़ में कमी रहती है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर सप्लाई साइड प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पर डिमांड साइड प्रॉब्लम होती है, डिमांड की कमी हो जाती है, इस वजह से रोज़गार में कमी आती है या नेशनल इनकम में कमी आती है। तो उनका जो ये मल्टीप्लायर वाला मॉडल है वो कहता है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादकता जो है वो मौजूद रहेगी। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ऐसा नहीं होगा कि रिसोर्सेज ही ना हो प्रोड्यूसर्स के बाद, कि वो उस इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ा सकें। ठीक है, तो अतिरिक्त उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादकता जो है इकोनॉमी में मौजूद है। नेक्स्ट है क्या है, देयर इज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पर हम बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से होने वाले फ्लक्चुएशंस की या कमी की बात नहीं कर रहे। जैसे कि इंपोर्ट अगर यहाँ पर होता है, आयात होगा, तो क्या होगा, हमारी आय का एक हिस्सा जो है आयात व्यय के रूप में बाहरी देशों की ओर चला जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे देश में रोज़गार का सृजन नहीं करेगा, आय का एक हिस्सा। ठीक है, तो अगर हम खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें लीकेजेस के चांसेस
रहते हैं। ठीक है, तो इन लीकेजेस की भी बातें हम नहीं करना चाहते हैं। फ़िलहाल अपने मॉडल को हम सिंपल रखना चाहते हैं और इस वजह से हमने बंद अर्थव्यवस्था के मॉडल को ही लिया हुआ है। ठीक है, और एक जो लास्ट वाला है वो क्या है, मल्टीप्लायर नॉट ओनली वर्क्स इन मनी टर्म्स बट ऑल्सो इन रियल टर्म्स। तो ये जो गुणक का सिद्धांत है वो न केवल मौद्रिक संदर्भ में बल्कि वास्तविक संदर्भ में भी काम करता है। हिंदी में लिख लीजिएगा, गुणक का सिद्धांत न केवल मौद्रिक संदर्भ में बल्कि वास्तविक संदर्भ में भी काम करता है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट आपने कह दिया कि पैसों में हुआ या मुद्रा के रूप में हुआ, लेकिन इस मुद्रा के रूप में हुए इन्वेस्टमेंट का जो असर है वो गुड्स एंड सर्विसेज अर्थात जो रियल आउटपुट होता है उसके इंक्रीमेंट में भी परिलक्षित होता है और मेन हमारा वही चीज़ है। ठीक है, अदरवाइज़ हम तो इन्फ्लेशन की बात करेंगे अगर हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज उसमें वृद्धि ना हो। ठीक है, तो सिर्फ ये जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है ये मॉनेटरी टर्म में सिर्फ मॉनेटरी टर्म की बात नहीं करता है बल्कि वास्तविक क्षेत्र वास्तविक संदर्भ की भी बात करता है, अर्थात वस्तु एवं सेवाओं का भी विकास होता है। गुणक, क्या लिखा आपने, गुणक वास्तविक क्षेत्र को भी सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस हो गए। अब हम देखते हैं कि जो मल्टीप्लायर है उसको हम डेरिवेट कैसे कर सकते हैं। तो आपने लिखा था y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, और जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, आपका चेंजेस को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो इनकम में परिवर्तन होगा वो किस में परिवर्तन के फलस्वरूप होगा, एक तो आपका सी में और आई में। ठीक है, तो ये आई है, यहाँ पर लिख लीजिएगा गुणक के सिद्धांत में आय में परिवर्तन लाने का जो कारण है वह निवेश है। आय में परिवर्तन लाने का जो कारण है वह निवेश है, यानी कि हम निवेश पर फोकस करते हैं गुणक के सिद्धांत में। ठीक है, तो ये हमने लिखा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई। तो ये जो डेल्टा आई है इसमें हमारा फोकस रहेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नाम से ही क्लियर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये जो केन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इट इज़ कंसीडर्ड टू बी ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन इनकम। ठीक है, आपने पढ़ा था एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था और एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट था, याद है ना, स्वायत्त निवेश।
यस मैम। हाँ, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जिस निवेश की बात हो रही है वो है आपका ऑटोनोमस निवेश, यानी कि कीन्स जो है अपने एनालिसिस में, इसको आप चाहे तो अजम्पशन के तौर पर भी आप लिख सकते हैं कि कीन्स ने अपने गुणक के सिद्धांत में स्वायत्त निवेश को माना है, या सिर्फ स्वायत्त निवेश को ही लिया है। ठीक है, एटलीस्ट ये जो सिंप्लीफाइड मॉडल है उसमें। ठीक है, तो ये स्वायत्त निवेश हो गया, और ये जो स्वायत्त निवेश है आप जानते हैं कि ये आय के स्तर से स्वतंत्र है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको स्वायत्त कहते भी हैं। ठीक, और जो कंजम्पशन फंक्शन बचा यहाँ पर C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। ठीक है, तो ये जो C है ये आप कह सकते हैं कि ये जो इनकम है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें अगर चेंज होगा तो ये चेंज सिर्फ इनकम में चेंज होने के वजह से होगा। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं, आपने पहले भी लिखा हुआ है कि क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए जो है एक स्थिरांक है, ऐसा कंजम्पशन जो कि आय में होने वाले परिवर्तन से मतलब नहीं रखता है एक। और ये जो बी है ये MPC है। ठीक है, वाई जो है वो इनकम है, वो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये जो सी में जो चेंज, यहाँ पर हमने डेल्टा लगाया हुआ है, तो सी में जो चेंज होगा वो वाई में चेंज होने की वजह से ही होगा। ठीक है, तो हम वाई को यहाँ पर हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम ज़रूर हटा देंगे बिकॉज जब हम चेंज की बात करेंगे, बिकॉज ये तो स्थिरांक है, तो चेंज हो चाहे ना हो वो तो वहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो आप कंजम्पशन वाला फिगर बनाते थे, तो चाहे वाई इस लेवल पे हो, चाहे वाई इस लेवल पे हो, चाहे आगे जिस भी लेवल पे हो, ये ए तो इधर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये परिवर्तन की जब बात करेंगे तो हम इसे हटा देंगे, तो चेंज इन सी विल बी इक्वल टू बी चेंज इन वाई। ठीक है, स्लोप एक ही है, हमने लिनियर कंजम्पशन फंक्शन की बात की, स्लोप चेंज नहीं होगा, बी वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन इनकम लेवल जो है डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा सी आपको मिल गया। ठीक है, तो अब जो है मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं, आपका ये जो 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब जो है हम अपने इक्वेशन में इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 में सॉरी 3 क्या मैं बोल रही हूँ, इक्वेशन 2 में 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग 3 इंटू 2, तो डेल्टा वाई बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई। ठीक है, तो कुछ नहीं बदला है, सिर्फ ये जो इक्वेशन है सी का, डेल्टा सी का जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, इस जगह पर हमने बी डेल्टा वाई रख दिया है। अब हमको क्या करना है, इनको एक तरफ ले आना है, जो वाई वाई वाले हैं एक तरफ ले आएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो ये माइनस हो गया, माइनस बी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा वाई यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस बी इक्वल टू डेल्टा आई आ गया। ठीक है, अब जो है डेल्टा वाई यहाँ बचा, और हम ये जो टर्म है 1 माइनस बी को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 माइनस बी
और ये डेल्टा आई यहाँ एज इट इज़ लिख दिया गया। ठीक है, अब जो है हम डेल्टा आई को भी इस तरफ ले जाएं अगर, क्यों, क्योंकि हमको गुणक प्राप्त करना है। देखिए धीरे धीरे गुणक का जो फॉर्मूला है वो हमको मिलने वाला है, या मिल गया कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था पहले वाले स्लाइड में जो गुणक का फॉर्मूला था वो क्या था, यही था ना, यही लिखा था ना आपने शुरुआत में, गुणक। ठीक है, तो ये आपको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई मिल गया, जो कि 1/1 माइनस बी के बराबर है। ठीक है, इसे आप, और आप जानते हैं ऊपर भी आपने लिखा था कि जो बी है दिस इज़ इक्वल टू MPC, है ना। तो आप इसकी जगह पर 1/1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं, क्योंकि B इज इक्वल टू MPC। MPC क्या है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या लिखा है, 1 माइनस MPC। तो ये MPC है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको आपने एक में से घटाया है, अर्थात जब आय आपको मिलती है तो उसमें से आप दो काम करते हैं, एक आप कंज्यूम करते हैं और एक सेव करते हैं। तो एक, अगर हम इनकम को एक माने और MPC उसमें से घटा दें तो जो बचेगा वो आपका सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो 1/MPS को भी आप गुणक कहते हैं। ठीक है, तो MPS क्या है यहाँ पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, 1/MPS को आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हैं। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो ये जो कीन्स है ये कहते हैं आगे कि ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, the value of multiplier will remain constant as the MPC remains the same। तो जब तक ये MPC सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, अर्थात जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो एक ही ढाल होगा जो उसका, जहाँ तक वहाँ तक ये जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगी। लिख लीजिए, कीन्स के अनुसार गुणक का मान तब तक नहीं बदलेगा जब तक MPC का मान समान रहेगा। जब तक MPC का मान समान रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पैरा से लिखिएगा, गुणक का मान बचत की सीमांत प्रवृत्ति के, अच्छा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कीन्स के अनुसार गुणक का मान बचत की सीमांत प्रवृत्ति के व्युत्क्रम होगा।
ठीक है, यानी कि मल्टीप्लायर है ना, यहाँ पर क्या है, इसको हम यहाँ पर भी अगर के लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो के का मान है ये इस मल्टीप्लाई ये इस जो बचत की सीमांत प्रवृत्ति है या जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है उसके रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रम है। ठीक है, कि यहाँ है एमपीएस यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर लिखिए यदि एमपीसी 2/3 है, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1/1 - एमपीसी। तो हम इसमें अपने फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रख देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे 1/1.3 ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये एमपीसी है। ठीक है, यहाँ पर 3 है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आ गई वो भी 3 आ गई। और यदि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1/2 होगी, इतना कर लीजिए यहाँ तक। ये जो 1/3 आया यहाँ पर, ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। ठीक है, तो ये 3 जो वैल्यू आई इसकी एमपीएस की, वहीं आपकी गुणक की वैल्यू आ गई, क्योंकि आपने बता दिया यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है व्युत्क्रम है, और जो उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी एमपीएस के, वहीं आपके गुणक की वैल्यू होगी। यदि जो एमपीसी है वो 1/2 है, तो गिवन द फॉर्मूला यू राइट 1/2 ठीक है, तो ये आपका के की या जो आपका डेल्टा y/डेल्टा i के है ना, ये यही आपका गुणक है, इसे आप के से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अच्छा, 2 लिमिटिंग केसेस हैं मल्टीप्लायर के, कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका एमपीसी पे। ठीक है, एमपीसी के द्वारा ही गुणक की जो वैल्यू है वो भी डिटरमिन होती है। गुणक के मान की सीमा, गुणक के मान की सीमा, इसमें लिखिएगा, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई हो तो बचत 0 होगी, अर्थात आय में वृद्धि का पूरा भाग उपभोग पर व्यय हो जाएगा, उपभोग पर व्यय हो जाएगा और कुछ भी बचत नहीं की जाएगी, कुछ भी बचत नहीं की जाएगी। ऐसी अवस्था में
ऐसी अवस्था में गुणक का मान अनंत के बराबर होगा। गुणक का मान अनंत के बराबर होगा। ठीक है, अनंत के बराबर होगा, जिससे निवेश में एक छोटी सी वृद्धि आय तथा रोजगार में बहुत बड़ी वृद्धि ले आएगी तथा पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा ठीक है, परंतु इसके बाद ही मुद्रास्फीति का चक्र शुरू हो जाएगा। जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है, आपने कहा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए सरकार जो है वो सड़क निर्माण पे या किसी तरह के पब्लिक एक्सपेंडिचर पे निवेश करती है, तो इनिशियल टाइम पर जो है इन्फिनिटी के बराबर है आपका गुणक की जो वैल्यू है, तो वो इनकम तथा एम्प्लॉयमेंट लेवल में बहुत वृद्धि कर देगी। परंतु इसके साथ ही जो है, इसके बाद एक स्पाइरल स्टार्ट हो जाएगा आपके मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का स्पाइरल, यानी कि कई बार फिर वो इन्फ्लेशन अपने आप को रिपीट करती रहेगी। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि हालांकि ये जो कंडीशन है ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि MPC जो है वो वास्तविक जगत में 1 के बराबर नहीं होती है। इसमें से आय में से कुछ ना कुछ हिस्सा आप सेव करते हो। ठीक है, तो MPC कांट बी इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा जो लिमिटिंग केस है उसमें लिखिएगा दूसरी स्थिति में यदि MPC 0 के बराबर होती है, तो आय में वृद्धि का कोई भी भाग उपभोग पर खर्च नहीं होता है। आय में वृद्धि का कोई भी भाग उपभोग पर खर्च नहीं होता है, बल्कि सारी बढ़ी हुई आय बचा ली जाती है। ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में गुणक का मान 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, जिसका अर्थ है आय में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी की प्रारंभिक निवेश में वृद्धि। आय में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी की प्रारंभिक निवेश में वृद्धि हुई थी। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि गुणक यानी कि 100 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो आय जो है 100 करोड़ ना बढ़ के 400 करोड़ 300 करोड़ समथिंग जो गुणक के मल्टीपल में बढ़ती है। लेकिन अगर MPC इज़ 0 देन K विल बी 1, तो इसका मतलब है कि इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। ये निवेश है मान लीजिए 100 करोड़ का, तो आय में जो वृद्धि होगी वो भी 100 करोड़ की ही होगी और कुछ ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वास्तव में क्या है, हमने कहा था जो MPC है वो तो 0 से अधिक और 1 से कम होती है। तो इस वजह से जो K है वो भी इन दोनों एक्सट्रीम केसेस को नहीं पहुंचेगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी। तो ये जो K है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर के दो लिमिटिंग केस हो गए। जो सीमाएं हैं ये आपके आपने देखा लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लायर। इसका फिगर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इसको डिटेल में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया?